क्लास 10 का पहला फुल फ्लेजेड एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है सारे इंडिया में स्कूल्स में कुछ ही दिनों में। और 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई इंक्लूडिंग समर वेकेशन वेस्ट किया, बल्कि बहुत बच्चे जो होते हैं टॉपर्स वो समर वेकेशन में ही पूरे हाफ ईयरली तक का सिलेबस कर लेते हैं। आपने ये सारी अपॉर्चुनिटी वेस्ट करी और अब ये रोने का फायदा नहीं है कि मेरा हाफ ईयरली एग्जाम है मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। बेटा वो आपकी गलती है और इसके बाद आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है। हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, इतना सिलेबस होता है कि जब आपको रिवाइज करना है तब आप सिलेबस पढ़ रहे होते हो, वैसे ही आपको हाफ ईयरली में भी करना पड़ेगा। तो ये एक सबक है बेटा, इसको अभी अपने अंदर एटीट्यूड में चेंज कर लो कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम तो 100% देना ही है, चाहे 8 घंटा बैठना पड़े 10 घंटा बैठना पड़े, पर एनुअल में मैं ये सेम मिस्टेक नहीं होने दूंगा। तो हाफ ईयरली तक का सिलेबस हाफ ईयरली में ही खत्म करने की कोशिश करो ताकि आगे एनुअल के लिए तुम्हें रिलैक्स हो जाए। तो जो बातें मैं बताऊंगी ऑब्वियसली वो अब थोड़ी डिफरेंट होंगी, थोड़ा जो टारगेट है वो ज्यादा डिफिकल्ट टू अचीव होगा क्योंकि पहले हमारे पास समय था तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ने बोलती थी, अब टाइम नहीं है। तो अगर सारी चीजें करनी है तो ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेकर के बैठो, जहां पे तुम्हें लगा मैं टाइम वेस्ट कर रही हूं वीडियो छोड़ो और जाओ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला टास्क आता है हमारा स्कूल का, क्योंकि अपने पास टाइम भी बचाना है। अगर हमारे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, तो हम स्कूल को यूटिलाइज कैसे करें, ध्यान से सुनो। आज के बाद से स्कूल में आपके पास 8 घंटे आपको मिनिमम देने ही पड़ते हैं। तो अब आप छुट्टी लो स्कूल में अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है, लेकिन छुट्टी आप लेंगे कब कब बेटा, तब ही लेंगे जब आपके स्कूल में कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, तब जब आप पहले से ही आपके पास प्लान ऑफ एक्शन रेडी है कि भाई अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो मैं घर में उन 8 घंटों में क्या करने वाला हूं, वो जब तक आपके पास नहीं है आप कोई भी रैंडम हॉलीडेज नहीं लेंगे। दूसरा, आपको लीव कब कब नहीं लेनी, आपको बेटा तब तब लीव नहीं लेनी जब जब आपके स्कूल में कोई टेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी दिन स्कूल में टेस्ट है आप छुट्टी नहीं लेंगे। हर एक टेस्ट आपको मोटिवेट करेगा, हर एक टेस्ट की वजह से आप पढ़ पाएंगे। तीसरा, आपको मालूम पड़ता जाएगा, आपके टीचरों के नजर में भी बेटा आप अच्छे होते जाएंगे। तो टेस्ट तो आपको देने ही है, चाहे आपको रात भर जग के पढ़ के अगले दिन स्कूल जाके देना पड़े, पर टेस्ट वाले दिन आप छुट्टी नहीं लेंगे। तीसरी चीज याद रखो कि जब आप स्कूल जा रहे हैं, जिन दिनों में जब आपको छुट्टी नहीं ले रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, उन समय क्या करना है, 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि भाई आपको अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया है अभी तक कोचिंग में और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो 100% कान खोल के आपको चैप्टर समझने की कोशिश करनी है। भूल जाओ दोस्ती यारी स्कूल में, उस समय पे ये फोकस करो कि जो टीचर पढ़ा रहा है मैं रिटेन कैसे करूं, ताकि जब मुझे कोचिंग में पढ़ाए तो मेरा रिविजन हो जाए और मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना ना पड़े, बार बार मेरा रिपीट ना हो एफर्ट्स। अगर आपको ऑलरेडी चैप्टर कोचिंग में आपने पढ़ा हुआ है और स्कूल में बाद में पढ़ा रहे हैं तो आपको रिवाइज की अप्रोच लगानी है कि अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ा है तो मैं कैसे इस चैप्टर को रिवाइज करूं और अच्छे से समझने की कोशिश करूं ताकि मेरा चैप्टर एक लेवल और क्लियर हो जाए। ये है पहला टास्क। दूसरा क्या है कि जब आपके पास कोई भी फ्री पीरियड हो, कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट 3 से 4 टास्क पहले ही डिसाइड होने चाहिए कि आज अगर मैं स्कूल जा रहा हूं, बाई चांस अगर कोई टीचर नहीं आया, कोई हॉलीडे है, फ्री पीरियड है, तो मैं उसमें क्या करूंगा, उसके लिए आपके पास पहले से ही काम होना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी तो आप दें कि आप होमवर्क खत्म कर लो स्कूल में। अगर होमवर्क नहीं है आपके पास तो दूसरा आपके पास हर दिन एक डेली टास्क होना ही चाहिए कि मैं जैसे स्कूल जाती थी तो मैं रख लेती थी कि भाई मुझे मैथ्स के 50 सम सॉल्व करके आने इस एक्सरसाइज के। अगर बाई चांस टीचर नहीं आए, मैं हमेशा स्कूल में मैथ्स करती थी। उसका रीजन ये था कि भाई अगर बच्चे बात भी करते तो मैथ्स एटलीस्ट आप कर सकते हो, पर पढ़ने वाला काम नहीं कर सकते। तो आपके पास हर दिन के लिए कोई ना कोई टास्क होना चाहिए। वो बुक अपने साथ लेकर के जाओ, वो मटेरियल अपने साथ लेकर के जाओ, वो सेल्फ स्टडी की नोटबुक लेकर के जाओ, पर जब टीचर नहीं है वो 40 मिनट 50 मिनट को यूटिलाइज करो। तो इस वे में होगा क्या कि हमने स्कूल को भी एक प्लान बना दिया जिसमें हम अपना टाइम भी बचा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। दूसरी चीज आ जाती है कोचिंग में। अब कोचिंग में बच्चों को ऐसे लगता है कि उन्होंने 3 घंटे का अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बस वो 3 घंटे वो कहीं जा ही नहीं सकते। बेटा कोचिंग आपके फायदे में, आपको काम करवाना है। मैं आपको कितने बार ये वीडियोस में बता चुकी हूं कि पहली बात तो जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग लेते हैं, कोई भी बैच लेते हैं, आप जो पढ़ाया जाता है उसको सेम डे पे पढ़े, उसके बैकलॉग नहीं बनाने हैं। अदरवाइज उस कोचिंग का फायदा क्या है, आपके बैचेस में भी बैकलॉग है बेटा। अब ये कोई लॉजिक नहीं होता। आप सेम डे पे पढ़ाई करो ताकि अगर आपको एक टॉपिक पढ़ने में 1 घंटा लगा है तो आपको दोबारा जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो 30 मिनट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपने सेम डे पढ़ा है। वहीं पर अगर आप कुछ दिन नहीं पढ़ते हो, सेम डे पे पढ़ाई नहीं करते हो, आपके बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, फिर आप वही बैचेस देखते रहते हो, फिर आपके दोबारा बैकलॉग बनते हैं। ये ट्रैप तोड़ करके सेम डे पे पढ़ने वाली स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करो। दूसरा, लाइव क्लास में
कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, थोड़ा धीरे धीरे स्लो लर्नर्स होते हैं, उसमें से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको समझ नहीं आता बेवकूफ है, स्लो लर्नर होते हैं, जैसे मुझे भी कोई चीजें धीरे धीरे समझ आती है। तो वो बच्चे लाइव क्लास अटेंड ना किया करें, रादर उन्हें फोकस करना चाहिए रिकॉर्डेड लेक्चर पे, कि लाइव क्लास में बार बार आप सोचोगे कि यहाँ पे समझ नहीं आया, यहाँ पे समझ नहीं आया, रिकॉर्डेड में आप 2-3 बार बैक करके देख सकते हो। दूसरा, ये लाइव लेक्चर्स को आप स्किप भी कर सकते हो, कभी कभी स्किप आप कब कर सकते हैं मेरे बच्चे, तब तक स्किप कर सकते हैं जब जब आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट में कोई दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई हाफ ईयरली का एग्जाम आ रहा है, अब उस हाफ ईयरली एग्जाम में आपका 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर है, अब बैचेस में आपको कुछ और पढ़ा रहे हैं, एक हफ्ते कुछ और बात चल रही है, उस समय पे आप अपने लाइव बैचेस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मैं कवर करूंगा कब, तो एक टाइम स्लॉट डिसाइड करके रखो हर बार की तरह। तो ये 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फोकस करने वाली हैं सबसे पहली। आगे आ जाओ, अब हम टारगेट्स के ऊपर आते हैं कि ये तो हो गया कि हम कोचिंग और स्कूल को कैसे थोड़ा सा मैनेज करें कि हम अपने लिए टाइम बना सके सेल्फ स्टडी के लिए। अब देखो, आपके पास ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इन सबका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी पेपर में नहीं आने वाली। तो अब आपको करना क्या है कि 50% चैप्टर्स, वैसे तो सारे टीचर्स ने आपको सिलेबस दे दिया होगा, मुझे कमेंट्स में बताओ आपका हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है। तो 50% चैप्टर्स मिनिमम बेटा आपके आएंगे ही आएंगे किसी भी हाल में। तो उन 50 चैप्टर्स की आपने लिस्ट बनानी है, और उन 50 चैप्टर्स, मतलब 50 चैप्टर्स कह रही, 50% चैप्टर्स की आपको लिस्ट बनानी है, वो हाफ चैप्टर्स की जो आपको कवर करने हैं। और जब तक हाफ ईयरली नहीं आता, आपने कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं करना, सिर्फ इन्हीं चैप्टर को बार 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 रिपीट करना है, ताकि हाफ ईयरली के बाद हम सीधे प्री बोर्ड्स तक पूरा पूरा सिलेबस कवर करने का टारगेट करें, है ना। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम एक शीट बनाएंगे जिसमें हम 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे चैप्टर कंप्लीटेड, यानी कभी ना कभी आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद नहीं है पर आपने पढ़ा है, वो चैप्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। और जो चैप्टर्स अनटच्ड हैं, जिसको आपने आज तक पढ़ा नहीं, जिसको आपने आज तक देखा नहीं, वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे लिखने, न्यू चैप्टर्स। अब अप्रोच क्या होगी पढ़ाई करने की, भैया आपको हफ्ते में 7 डेज होते हैं, फर्स्ट 5 डेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ नए चैप्टर्स को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आप उसको पढ़ेंगे फर्स्ट 5 डेज तक, है ना। और आखिरी के 2 दिनों में आप क्या करेंगे, जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़ रखे हैं ना, और उनकी धुंधली धुंधली इमेज आपको याद है, वो आपको लास्ट के 2 दिनों में पढ़ना है। उस समय आपको कोई नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने, केवल इन 2 दिनों में पुराने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जो नए चैप्टर्स आपने 5 दिनों में पढ़े उनको रिवाइज करना है। इससे होगा क्या, आपका पुराना और नया सिलेबस दोनों क्या चलता रहेगा, साथ के साथ चलता रहेगा। आप पुराना सिलेबस भी पढ़ रहे हो और जो नए नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसको भी रिवाइज कर पा रहे हो, इस तरीके से। अब ये स्पीड है कि 5 दिनों में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो डेट शीट आपके पास है बेटा, मैंने आपकी डेट शीट नहीं देखी है। आप अपने डेट शीट के हिसाब से हर दिन अपने लिए एलोकेट करो कि मुझे मिनिमम इतने चैप्टर्स करने हैं। और अगर मान लो तुम्हारे लिए ऐसा आ रहा है कि आपको एक चैप्टर 3 दिन में कवर करना है, अब ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत आपका हेक्टिक स्केड्यूल है, तो इसके बीच में देखो कि कहां पे आप छुट्टी ले सकते हो स्कूल से, या कोचिंग को कैसे मैनेज कर सकते हो कि आप वो टारगेट खत्म करो। तो आज के बाद से आपकी सारी की सारी प्रायोरिटी बेटा हाफ ईयरली एग्जाम है, इसी पे आपको फोकस करना है, आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में नंबर लेकर के आने हैं। तो वो समय कैसे बनाना है, उसके लिए आपको खुद सेल्फिश होना पड़ेगा कि आपको अपना समय कहां लाना है, नहीं तो वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कैसे पढ़ना है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, हमेशा याद रखो कि हमें बहुत कुछ चीजें नहीं पढ़नी होती, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ये हम काम नहीं करते। क्या करेंगे, बेसिक सी चीज है, मैथ्स और साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की चीजें, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मैथ्स पकड़ी आपने, एनसीईआरटी एग्जांपल्स करे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करी, ठीक है। उसके बाद आपने 5 इयर्स के पीवाईक्यूज जितने भी हैं वो आप ऑफिशियल पेपर सॉल्व करके ही जाओ, तभी पता चलेगा मैथ्स में क्या आता है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक ले लो, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मेरा बताया हुआ समझ आता है, मेरी पीवाईक्यू बुक स्कोर 100 ले लो। वीडियो सॉल्यूशंस भी मैंने इसलिए डाले हैं ताकि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो 10 जगह ढूंढना ना पड़े, उसी के आगे स्कैनर लगाए, जाकर के देखो और वीडियो स्कैन करके पूरा सोल्यूशन देख सकते हो। ये 3 काम टॉप है, इसको किए बिना आप एग्जाम्स में नहीं जाएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लगाने हैं लगाओ, पर पहले ये 3 काम कर दो, शॉर्टकट। साइंस में आ जाओ, साइंस में सबसे पहले चैप्टर समझना जरूरी है, केवल नोट्स लिख के कलर करके कोई फायदा नहीं है, चैप्टर को समझने में टाइम लगाओ। डेफिनेशन जो याद करने वाली चीज है उन्हीं को नोट्स में लिख करके बार बार याद करो,
और मेजर काम क्या करना है कि एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर भी करना है। अब एक चीज बेटा याद रखना, अब यहाँ पे जब आप साइंस के क्वेश्चंस करो ना तो उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इसमें फायदा क्या होगा कि मैं हमेशा से क्या करती थी, चैप्टर्स पढ़ लेती थी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। इससे मेरे नोट्स के नोट्स बन गए, मुझे याद भी हो गया और मेरे को क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी आ गए। तो ये काम आपको ज्यादा करना है, क्योंकि साइंस के नोट्स तो हर बच्चा बना ही लेता है सेशन के स्टार्ट से, क्योंकि सब बच्चा साइंस ही पढ़ता है पूरे साल, साइंस और सोशल साइंस। तो ये 3 काम करने हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं करो, नहीं करने मत करो, पर ये 3 चीज करे बिना आप हाफ ईयरली में नहीं जाएंगे। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, जिस बच्चों ने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर दिए, आपका 70% पेपर तो मुझे नहीं लगता पीवाईक्यू से बाहर होने वाला है। सेम टू सेम ही छपके आ जाते क्वेश्चन, और हर साल का सिनेरियो है ये, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट में बुक्स आती हैं, आप जो चाहो वो वाली बुक खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस और मैथ्स का। नेक्स्ट है भाई सोशल साइंस इंग्लिश। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स में होता है, जिसमें सोशल साइंस सबसे ऊपर है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास केवल 1 महीना है ना बच्चे आपके हाफ ईयरली के लिए, और आपके पास 7-8 चैप्टर है, तो 1 महीने में से आप ये लगा लो कि आप हर दिन भी पढ़ते हो तो 16 से 18 दिन तो केवल आप नोट्स लिखने में बर्बाद करोगे। तो 10 दिन में उसको पढ़ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, आंसर को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो जो 90% वाली भीड़ है ना, जो केवल आंसर्स को जो केवल सोशल साइंस के नोट्स बनाए जाती है और याद नहीं कर पाती, वो कलरफुल नोट्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली में आपको बिना देखे ही आंसर लिखने, उसके लिए आपको रटना पड़ेगा, और अच्छा खासा रटना पड़ता है सोशल साइंस में। और याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम याद करके लिखें, ना कि कॉपी लेके बस छाप रहे हैं नोट्स को। तो पहली चीज ये है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है भाई, इंग्लिश में आप लोगों के पास केवल एनसीईआरटी ने आपको एक किताब दी है, उसमें ना उसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए है, ना उसने लेटर दिया है, ना उसने एनालिटिकल पैराग्राफ दिया है, ना उसने आपको समरी दे रखी, ना उसने टाइटल जस्टिफिकेशन दिया है, ना टोन दिया है उसने, ना कैरेक्टर स्केच दिया है, ना क्रॉस द टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ना एक्स्ट्रापोलेशन क्वेश्चंस दिए। इतने तरीके के सवाल बोर्ड्स में आने, पर आपको एनसीईआरटी ने केवल एक किताब दे दी है। तो अब उस बुक से हम अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, टाइटल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, थीम होना चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, नैरेटिव टेक्निक, टोन, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप बेटा पेपर में कुछ लिख पाओगे। तो पहला तरीका है, मैंने आपको बता दिया ये कि भाई आपके पास बने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो बेटा आपको बनाने पड़ेंगे। ये सब जब तक आपके पास तैयारी नहीं होगी, इन 2 सब्जेक्ट्स में नंबर लाना इम्पॉसिबल है। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, आपने स्टार्टिंग से कोई नोट्स नहीं बनाया, आपके पास बहुत कम टाइम है और आपका पेपर है, तो आप सिंपल से ये तरीके फॉलो कर सकते हो। ये मेरी सोशल साइंस 360 की रेफरेंस बुक है, पहली इंडिया की ऐसी किताबें हैं ये दोनों थ्योरी में, जिसमें एनसीईआरटी का सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये सोशल की बुक है, आप देखो सब कुछ इसमें मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, एक टॉपिक भी मिस नहीं किया। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, पर आपको किसी बुक में ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, मैंने डाला हुआ है ये सारे पॉइंट्स में। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये 6 पॉइंट आंसर है। और एनसीईआरटी लैंग्वेज में है, जहां पे टफ है थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, तो एनसीईआरटी आप साइड कर दो, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ अमेज़न की आज तक की सबसे हाईएस्ट रेटेड किताब है, खुद जाकर के देख लेना। और इसमें ये सारी चीजें आपको बस पकड़नी है किताब, चैप्टर समझना है, याद करते जाना है बेटा, याद करते जाना है। उसके बाद याद करके आप कॉपी में लिखो आंसर की फॉर्म में, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नेपोलियनिक कोड, रिएक्शन, सब कुछ मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये है वो सोशल की बुक जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो एग्रीकल्चर चैप्टर है, कितने अच्छे से सब कुछ मैंने नोट्स बना दिए, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा, और सारे तरीके के क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें डाल दिए। तो ये बुक हो गई पहली बुक। दूसरी, इंग्लिश के लिए भी अगर आपको ये सब काम नहीं करना, तो इंग्लिश में भी मैंने पहले तो सारा डिटेल में समरी डाली है, बाकी लोगों की तरह नहीं कि बस 1-2 लाइनें लिख के दे दी बच्चों को टाइम पास के लिए। मेरे को पता है, इंग्लिश बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, सोशल बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कहाँ से सवाल बनते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए, ढूंढने पड़ते हैं तुम्हें कीवर्ड्स कि क्या कीवर्ड्स लिखो, नंबर आए यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा, हिंदी में भी समरी डाल दी। तीसरा, इंट्रोडक्शन है, टाइटल जस्टिफिकेशन है, सारे थीम्स डाल दिए, मल्टीपल थीम, कैरेक्टर स्केच डाला हुआ है, वर्ड मीनिंग्स डाली हुई है, सारी चीजें जो भी जरूरत है आपको वो सब डाला है। आपको ये 2 बुक्स अगर आपके पास हैं, ये देख रहे हो, ये देखो सब चीज, इवन ग्रामर भी पूरी मैंने पिक्टोरियल फॉर्मेट में डाल रखी है। ये कोई भी ऐसे आपको नहीं देगा बुक में लिख करके। आपके पास अगर ये 2 किताबें हैं, मैं आपको बता रही हूँ 15 दिन आप सोशल और 15 दिन इंग्लिश, मतलब आपको कुछ घंटे चाहिए
आप इंग्लिश तो मुझे लगता है 4 दिन के अंदर अंदर पूरी इंग्लिश कवर कर लोगे, और सोशल के लिए अगर आपने 10 दिन भी दे दिए लगा के, तो आप सोशल का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। डिटेल में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी है। तो ये दोनों बुक का कॉम्बो होता है, वो भी ले सकते हो आप, अकेले अकेले बुक्स भी हैं वो भी ले सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी, ठीक है। अब लास्ट में एक बात याद रखना बेटा, कम्युनिटी की। देखो, जब आप मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं हमेशा ये चाहूंगी कि आप रेगुलर व्यूअर रहें ताकि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आए, है ना। तो पहले तो आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नीचे लिंक मिलेगा, सारी चीजें इसमें जो भी आप कभी कभी बोलते हैं लेक्चर का पीडीएफ कहाँ है, नोट्स कहाँ है, सब बेटा टेलीग्राम पे मैं डालती हूँ। अभी आपके हाफ ईयरली से पहले पहले मैं क्विज सीरीज स्टार्ट कर दूंगी, आधे तो वहीं से रिपीट हो जाएंगे, तो आप पहले टेलीग्राम ज्वाइन करें। दूसरा, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बच्चा बोलता है कि दीदी आप बिल्कुल भी हमसे बात नहीं करते। मेरे बच्चे, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूं, मैं हंस के दिखाऊं, मुझे ये टाइम वेस्ट लगता है, आपका भी और मेरे समय का भी। तो एज अ रेस्पेक्टफुल टीचर, एज अ रेस्पेक्टेबल टीचर, मैं आपके साथ ये सब हरकतें करती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ। तो ये मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम है, आप यहाँ आइए, अपना डाउट पूछिए। यहाँ पे मेरा बिहेवियर और नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एकेडमिक से बाहर जाकर के भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, तो आप यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे भी एक दायरा बनाना पड़ता है आपके और अपने बीच में, ताकि जो गाइडेंस मैं आपको दूं वो काम की हो और उसमें कोई भी फालतू चीज ना हो जिससे आपका समय बर्बाद हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप कब से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।